नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के सड़क और भवन मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने दावा किया है कि बीआरएस से अध्याय 5 जून के बाद समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीआरएस की करारी हार की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि नतीजे घोषित होने के बाद बीआरएस मेदिगड्डा बैराज की तरह ढह जाएगा। उन्होंने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष किटी रामाराव को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के प्रति भी आगाह किया है। उन्होंने बीआरएस नेता को याद दिलाया है कि जहाँ रेवंत रेड्डी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना पहला चुनाव जीत कर नेता बने थे, वहीं वो अपने पिता के चंद्रशेखर राव के कारण राजनीति में आए थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तेलंगाना की संपत्ति लूटने के बाद केसीआर परिवार दिल्ली चला गया। वो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोग धोखेबाज हैं और चोर हैं। बीआरएस नेता आर श्रीधर रेड्डी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अपने घोषणा पत्र को कुरान, बाइबल और भगवत गीता बताने वाली कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र में घोषित योजनाओं को लागू करने में ईमानदार नहीं होकर धर्म ग्रंथों का अपमान करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर श्रीधर रेड्डी ने टिप्पणियां की कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को अभय हस्तम कहा है, लेकिन यह लोगों के प्रति एक अप्रिय इशारा जैसा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इंदिराम्मा राजमय की अवधारणा का मतलब वादों से मुकरना है। घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर मंत्रियों के बीच स्पष्टता और समन्वय की कमी नजर आ रही है। श्रीधर रेड्डी ने कहा कि राजनीति ज्यादा है और शासन पर ध्यान कम है। आए दिन मुख्यमंत्री और मंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर परस्पर विरोधी बयान जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए किसानों के लिए बोनस के संबंध में मंत्रियों की विभिन्न घोषणाएं कृषक समुदाय के बीच भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार किराएदार किसानों को 12,000 रुपए प्रदान करने रायतु भरोसा के अपने वादे को कब पूरा करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बुधवार को पार्टीजनों से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी खम्मम नालगोंडा वारंगल उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार टिनमार मल्लाना की जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जूम मीटिंग के दौरान उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और मंत्रियों, विधायकों और उन जिलों के पार्टी प्रभारियों सहित पार्टीजनों से कहा जिनके अंतर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, इस चुनाव को प्रतिष्ठान का मुद्दा माने और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करे। उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक पार्टी विधायक से स्थिति की समीक्षा करने और पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए सभी मतदान केंद्रों का दौरा करने को कहा। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने 100 दिनों के भीतर कृषि ऋण माफ करने का वादा करके किसानों का विश्वास हासिल करने, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें धोखा देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने किसानों को 2 लाख रुपए की कृषि ऋण माफी, 15,000 रुपए की रायमुथु भरोसा, 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस पर आश्वस्त किया था। पहले के वादों को भूलकर उन्होंने संसदीय चुनाव के दौरान नए वादे किए। 9 दिसंबर को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर 2 लाख रुपए की ऋण माफी लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन इसे अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसी तरह धान पर बोनस केवल बढ़िया चावल तक ही सीमित है, जबकि यह भली भांति जानते हैं कि राज्य में बढ़िया किस्म की तुलना में मोटे चावल की खेती अधिक की जाती है। रेड्डी ने पूछा कि जब केंद्र ने घोषणा की है कि वह एमएसपी की पेशकश करते हुए धान खरीदने के लिए तैयार है, तो राज्य सरकार को क्या समस्या है। सरकार राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी किस्म की खरीद करती है, लेकिन वह बोनस के साथ मोटे किस्म की खरीद भी कर सकती है और केंद्र एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा लाई गई नई शर्तें किसानों की पीठ में छुरा घोंपने वाली है। गुरुवार को होने वाले चलो माचरेला कार्यक्रम के प्रत्याशी में पुलिस ने तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया है। यह कार्यक्रम क्षेत्र में हाल ही में मतदान के दौरान हुए हिंसा में घायल हुए पीड़ितों से मिलने के लिए आयोजित किया गया था। पूर्व मंत्री नक्का आनंद बाबू, टीडीपी नेता जुलकांति ब्रह्मा रेड्डी और कनापर्थी श्रीनिवास राव उन लोगों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने उनके घर पर छोड़ने से रोक दिया। यह निर्णय नियोजित यात्रा के दौरान किसी भी संभावित घटना या टकराव से बचने के लिए एहतियाती उपाय के लिए रूप में लिया गया था। टीडीपी नेताओं ने अपने घायल कार्यकर्ताओं से मिलने में उनके असमर्थ होने पर निराशा और गुस्सा व्यक्त किया है और पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है। उनके विरोध के बावजूद पुलिस ने अपना रुख बरकरार रखा था और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुरुवार को शहर के 3 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला। इस ईमेल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक ईमेल में शहर के द ओटेरा समेत 3 प्रतिष्ठित होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।
सूचना मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस की टीम तीनों होटलों में पहुंची। साउथ ईस्ट बेंगलुरु के डीसीपी का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस सेक्शन में आ गई और तीनों होटलों में बम स्क्वाड के साथ टीम भेजी गई। फिलहाल टीम मौके पर है और जांच कर रही है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इससे एक दिन पहले नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय को भी बम की धमकी भरा ईमेल मिला था। हालांकि बाद में यह अफवाह निकली। बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2024 में दिल्ली एनसीआर, जयपुर, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे। इससे काफी अफरा तफरी मच गई थी और इस स्कूलों में दहशत का माहौल था। बाद में ये सभी धमकियां अफवाह साबित हुई। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।